दोस्तों, क्या आपकी भी कोई प्रॉपर्टी है और आप ही के भाई ने आपके पिताजी से धोखे से हथिया लिया है? मरने के वक्त आपके पिताजी जब मर रहे थे तो उस वक्त धोखे से उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, तो इसके दौरान आप क्या कर सकते हैं? आप क्या ही कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास कैसे ले सकते हैं, उस प्रॉपर्टी पर दावा करके उस प्रॉपर्टी को आप कैसे हथिया सकते हैं, अपने भी हाथों में ले सकते हैं वही प्रॉपर्टी जो आपके भाई ने धोखे से वसीयत के नाम करवा ली है अपने नाम पर। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वसीयत का असली सच। बूढ़े पिता से धोखे से लिखवा ली वसीयत, अब बाकी भाइयों को कैसे मिलेगा हक? यानी बूढ़े पिता से धोखे से लिखवा ली वसीयत और जो बाकी जो भाई लोग हैं उनको वो वसीयत कैसे में उसका हिस्सा कैसे मिलेगा, उस प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा कैसे लेंगे, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पुश्तैनी जमीन की वसीयत, क्या यह लीगल है? दोस्तों, सबसे पहले समझिए वसीयत के बारे में कि क्या पुश्तैनिक जमीन पे अगर कोई वसीयत लिखता है उसके नाम पर तो क्या वो लीगल है, ये माना जा सकता है? और हाँ दोस्तों, एक और बात, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। और अभी इस वक्त जो है हम पुश्तैनिक ज़मीनों पर पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं, जो मैं पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं जानते वो हमें लाइक और फॉलो कर ले, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या ये लीगल है वसीयत लिखना पुश्तैनिक ज़मीन पर। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो, क्या कोई पिता अकेले अपनी पुश्तैनी जमीन की वसीयत किसी एक बेटे के नाम कर सकता है? इसका जवाब है कानूनन बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर कोई पिता अपनी पुश्तैनी जमीन की कोई अगर वसीयत लिखना चाहे अकेले, वो भी किसी अकेले बेटे के नाम, तो क्या कानूनी मुमकिन है? बिल्कुल नहीं है, कानूनन मुमकिन नहीं है ये। भारत का कानून साफ कहता है कि जो जमीन पुश्तैनी है यानी दादा परदादा के ना जमाने की है, उस पर परिवार के सभी सदस्यों का जन्म से ही बराबर का अधिकार होता है। देखिए दोस्तों, कानूनन ये कहता है कि अगर मान लीजिए पिताजी अगर कोई वसीयत लिखना चाहते हैं तो लिखें, बिल्कुल लिखें, बशर्ते वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन जो है पुश्तैनिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी ज़मीन जो है पैतृक ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी भी पैतृक ज़मीन का वसीयत लिखते हैं किसी भी एक बेटे के नाम, तो वो कानूनन मुमकिन नहीं है, वो कानूनन अपराध है, उसके बिल्कुल सही नहीं है। अपराध तो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि भाई मुमकिन नहीं है उसे साबित करना और उसे लीगल तौर पर मानना। और ये भी बात है कि भारतीय कानून में ये कहा गया है कि पुश्तैनिक ज़मीन पर न कोई किसी के नाम पर लिख सकता है, वो जितने भी उसके वंशज रहेंगे, जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने बेटे बेटियां हैं, सभी का नाम पर वो ज़मीन रहेगी, वो उनका जन्म से अधिकार है, ये कानून कहता है। और अगर सिंगल ज़मीन है, उन्होंने खुद प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदी है, मान लीजिए कि आपके पिताजी ने खुद ज़मीन खरीदी हो, उसका क्या मतलब निकलता है? ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये बात तो आप समझ गए होंगे कि पुश्तैनिक ज़मीन का न वसीयत कोई काम आएगा और न ही किसी एक बेटे के नाम पर हो सकता है, क्योंकि वो सभी लोगों के नाम पर बराबर हक बांटना पड़ेगा, ये कानून कहता है। अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। पिता सिर्फ अपनी खुद की खरीदी हुई संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन की वसीयत किसी को दे सकता है, लेकिन पुश्तैनी ज़मीन पर बिना सभी बच्चों की सहमति के अकेले वसीयत लिखना पूरी तरह गैर कानूनी है। अब समझिएगा दोस्तों, हाँ, पिता वसीयत लिख सकता है, किसी एक के नाम पर लिख सकता है, दे सकता है, दान कर सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन पे, यानी खुद की पैसों से उसने अगर संपत्ति बनाई है पिता ने, तो वो किसी के नाम पर भी वसीयत लिख सकता है, किसी को भी दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो पुश्तैनिक ज़मीन है तो बिना जितने वारिसदार हैं उस ज़मीन के, बच्चे हैं, बेटे हैं, बूढ़े हैं, भाई है, बहन है, सभी लोग की रजामंदी होनी जरूरी है। अगर बिना रजामंदी के कोई वसीयत किसी को लिखता है, किसी को बेचता है, या फिर किसी का क्या बोल सकते हैं, किसी की ज़मीन को हड़पता है, तो ये कानूनन अपराध है। ये बातें आप लोगों को गांठ बांध करके समझनी जरूरी है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चालाक भाइयों का खेल, डिजिटल सर्वे में फ्रॉड। चालाक भाइयों का खेल क्या है और डिजिटल सर्वे में क्या फ्रॉड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे चाहते हैं अपना केस को हैंडल कराना,
सारे नियमों को जानना, तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करके मुझे मैसेंजर मैसेज कीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अपना व्हाट्सएप नंबर मिलते ही मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दूंगा। मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सारी जानकारी, सारी परेशानी आप मुझे बताइएगा, मैं उसका निवारण आपको बताते रहूँगा। मैं आकर आपका केस तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपके हक में फैसला हो ये सारी मैं प्रक्रिया आपको कर दूंगा और सारी प्रक्रिया बना करके दे दूंगा उन नियमों के तहत जो नियम मैं यहाँ समझाता हूँ। हाँ, जो मेरी फीस है वो तो आपको देनी ही होगी, जाहिर सी बात है, फ्री में तो नहीं है। फ्री में बस आपको बोर्ड पे मिलेगा, और अगर पर्सनली मिलना है, पर्सनली आपको बात करना है, हर चीज़ करना है, उसके लिए फीस तो आपको देनी होगी, अगर मेरी सलाह चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आते टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। भाइयों, आजकल गांवों में क्या खेल चल रहा है, इस समय डिजिटल लैंड सर्वे में वही चालाक भाई उसी फर्जी या धोखे वाली वसीयत को अमीन के सामने पेश करता है और कहता है कि पिताजी ने यह जमीन मेरे नाम लिखी थी, इसलिए मेरा अकेले खाता खोलो। अब देखिए दोस्तों, जो भाइयों बड़ा बड़ा खेल खेल रहे हैं, और 2026 के जो अमीन जो सर्वे के लिए आ रहा है उसमें क्या बड़ा वो अपना साजिश रच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब अमीन आता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए और सर्वे के दौरान, तो जो भाई होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी, जिसने धोखे से अपनाई होती है जो प्रॉपर्टी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर सामने हाजिर हो जाता है और बोलता है कि ये देखिए अमीन साहब, ये पूरी प्रॉपर्टी पिताजी ने मेरे नाम लिखी है, ये रही वसीयत, तो आप ऐसा कीजिए कि खतौनी वगैरह में मेरा नाम जो है आप दर्ज करा दीजिए और इस प्रॉपर्टी पर मेरा नाम होना चाहिए। तो फिर अमीन क्या कर सकता है, क्या करेगा, क्योंकि उसे तो सारे सबूत मिल रहे हैं। लेकिन नियम का क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमारे जो भाई परदेश में कमा रहे हैं उन्हें लगता है कि पिताजी के नाम जमीन सबके नाम पर बराबर चढ़ेगी, लेकिन पीछे से वसीयत का खेल रचकर उनका नाम सर्वे से उड़ाने की पूरी साजिश रची जाती है। लेकिन भाइयों, अब यह तानाशाही नहीं चलेगी। और तो याद रखिए, जो भाई विदेश रहते हैं, जो कमा रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं एनआरआई भाई जो हैं, जो पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी विदेश में रह रहे हैं, उन लोग को ये बातें पता ही नहीं चलती कि उनका जो एक भाई यहाँ बैठा हुआ है वो वसीयत के जरिए फर्जी वसीयत धोखेधड़ी के जरिए उस सोचता है कि पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। ये साजिश होता रहता है। लेकिन अब जमीन की सच्चाई आपके साथ है, सारी उस प्रॉपर्टी को आपको हम दिलाएंगे। जो प्रॉपर्टी आपके साथ धोखा की गई है, 50 साल 60 साल पुरानी प्रॉपर्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी प्रॉपर्टी आपको हम दिलाएंगे, उन सारे फर्जीवाड़ों को हम जेल भिजवाएंगे, सारे तरीके अपनाएंगे। बस आप हमें ध्यान से देखिए और सुनते रहिए, हमारी सलाह को अपनाते रहिए। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, सारे उन चीज़ों को हम दावों को खोखला साबित कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्जी वसीयत का इलाज, पहला कदम। आप समझिएगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है। सबसे पहले हमें आपको समझाते हैं कि फर्जी वसीयत का इलाज क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलाज तो करना जरूरी होगा। वही वसीयत जो आपके भाई हड़प करके रखे हैं वसीयत के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी, क्या इलाज है समझते हैं। भाइयों, अगर भाई ने फर्जी वसीयत बनवा ली है तो घबराओ मत। सबसे पहले यह करो, उस वसीयत की सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में निकलवाओ। देखो कि उस पर गवाह कौन है, क्या पिताजी के दस्तखत असली हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि पिताजी ने कोई वसीयत लिखी थी, चाहे आपके भाई तो बोल रहे हैं, तो आप जब भी आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए। ये मतलब चौकी मतलब लाई हाड़ झगड़ा आपको करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या होता है कि कई लोग सब बातें चौक जाते हैं देख सुन करके और भाई से लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं, तो ऐसे करके कोई फायदा होने वाला नहीं, किसी का भला नहीं हुआ है। तो आपको सारी चीज़ें कानूनी तरीके से करनी होगी। क्या करना होगा, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए और वहाँ से उस वसीयत को निकलवाइए और उसमें चेक कीजिए कि उसमें गवाह कौन है, किसने गवाही दी है भाई साहब। क्योंकि रजिस्टर्ड जो वसीयत होती है उसमें गवाह का भी नाम होगा, कौन है वो लोग लिखा होगा और उनके आईडी के साथ। यहाँ तक कि जो पिताजी ने उस पर दस्तखत किए, क्या पिताजी ने ही दस्तखत किए हैं, ये भी आप देखिए, क्योंकि आप उनके बेटे तो आपको पता होगा कि उनके दस्तखत कैसे होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर वसीयत अनरजिस्टर्ड है, यानी सिर्फ कागज पर है, यानी सिर्फ सादे कागज पर है, तो कानून की नज़र में
उसकी कोई कीमत नहीं। और ये भी देखिए कि अगर जो वसीयत पिताजी ने लिखी है उस पर अगर कोई सादे पेपर पर ऐसे लिखी हुई है, अनरजिस्टर्ड है, कोई भी वेरीफाई नहीं है, ना कोई इस पर रजिस्टर्ड कोई मोहर स्टैंप लगा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और कानून इसे अपराध मानता है, धोखाधड़ी मानता है बिना रजिस्टर्ड के। उसकी कोई कीमत भी नहीं दोस्तों। अगर वसीयत, हाँ, और अगर रजिस्टर्ड भी है तो भी धोखे से लिखवाई गई वसीयत को कोर्ट में 1 मिनट में नहीं टिकती। और अगर वो वसीयत ओरिजिनल भी है, धोखे से लिखवाई गई है, चाहे कैसे भी लिखवाई गई है, तो उसमें उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उस चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं, धोखाधड़ी से लिखवाया गया है, किसी भी तरह से आप उसको नकली साबित कर सकते हैं और अपराध साबित करके उस प्रॉपर्टी को जो भी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह है उसे कैंसिल करवा के सभी लोग अपने अपने नाम पर करवा सकते हैं। ये नियम कहता है। और ये नियम कहता ही है कि उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो पुश्तैनी ज़मीन है। सबसे सही और सटीक बात यही है कि असल बात मुद्दा ये कि वो पुश्तैनी ज़मीन है, इसीलिए उसे जो है कि क्या नाम है, चुनौती किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल सर्वे में वसीयत को कैसे चुनौती दें। अब समझिएगा दोस्तों, डिजिटल सर्वे में वसीयत को आप चुनौती कैसे दे सकते हैं, जो कि अमीन के पास सबसे पहले जमा हो चुका है, जो भाई ने आपके साथ धोखाधड़ी की। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर सर्वे में भाई वसीयत के आधार पर अपना नाम चढ़वा रहा है तो तुरंत यह कदम उठाओ। पहला, सर्वे कैंप में नोडल अधिकारी के पास जाओ। दूसरा, वहां जाकर प्रपत्र संख्या 8 यानी आपत्ति पत्र दाखिल करो। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए भाई ये काम कर चुका है, सर्वे के दौरान डिजिटल सर्वे में अपना नाम वो चढ़वाना चाहता है, वो काम कर चुका है वो, तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन तुरंत सही वक्त पर सही कदम उठाना है। तुरंत आप उस शिविर में जाइए जहाँ पे सर्वे वगैरह के अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाकर जो नोडल सॉरी बस मुंह से शब्द निकल नहीं रहा है, नोडल अधिकारी है, उससे मिलकर प्रपत्र संख्या 8 भरिए, यानी कि आपत्ति दर्ज कराइए। ये कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग घबरा कर सोचते हैं और सोचते हैं कि अब क्या ही हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी है। फिर से मैं बोल देता हूं, नोडल अधिकारी के पास। तीसरा, उसमें साफ साफ लिखो कि यह संपत्ति पुश्तैनी है और वसीयत फर्जी है। चौथा, अपनी सच्ची वसीयत उस फॉर्म में लगा दो। उसके बाद उस फॉर्म में ये भी लिखिए, जो आप आपत्ति दर्ज करने के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म नंबर 8 भर रहे हैं, उसमें ये भी लिखिए कि गलत तरीके से पुश्तैनी ज़मीन की फर्जी उसमें दस्तावेज लगे हुए हैं। आप उसमें कहिए, सारी बातें लिखिए अच्छे से तरीके से। और उसके बाद ये भी कहिए कि कहाँ गया, हाँ, और आपकी जो सच्ची वंशावली जो आपने बनवाई है, जो क्या बोल सकते हैं, ये वकील के जरिए या फिर किसी तरह से आपने जो सच्ची वंशावली बनवाई है, रजिस्टर्ड वंशावली बनाई है, उसे आप जमा कर दीजिए। ये करना बहुत जरूरी है। पांचवा, आपत्ति होते ही अमीन वसीयत के आधार पर उसका नाम नहीं चढ़ा पाएगा और मामला रुक जाएगा। और उसके बाद ये कि आपने जो वसीयत के आधार पर जो आपके भाई लिखवा रहे हैं, उस वंशावली के आधार पर अमीन वो नाम नहीं चढ़ाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा और सभी के मामले डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं सभी के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, कोर्ट से वसीयत कैसे कैंसिल कराएं। अब समझिएगा दोस्तों, कोर्ट से आप वसीयत को कैसे चुनौती दे करके कैंसिल करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर यह बात आगे बढ़ गई है तो सीधे सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। एक अच्छे वकील के माध्यम से वसीयत को रद्द करने के का मुकदमा दायर करो। कोर्ट में साबित करो कि जमीन पुश्तैनी थी या पिताजी मानसिक रूप से वसीयत लिखने के हालात में नहीं थे। देखिए दोस्तों, अगर मामला आगे बढ़ चुका है कि आपके भाइयों ने सारी चीज़ अपने नाम पर करा ली है सारी चीज़ों में, तो आपको घबराना नहीं। अब सही मुद्दा आया है, सही पते की बात यह है कि आपको सीधा एक सिविल कोर्ट में केस दायर करना होगा। एक अच्छे वकील एक अच्छे वकील को पकड़िए जो मामला जानता हो, ज़मीनी तौर पर उसका सारी चीज़ें पता हो, उससे मिलिए और सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कराइए। वसीयत को चैलेंज दीजिए
और उसे चुनौती दे करके आप उसे कैंसिल कराने का एक मुकदमा दर्ज कीजिए। उसके बाद कोर्ट में यह साबित करो कि कोर्ट में साबित करो कि पिताजी की मानसिक संतुलन बेहतर नहीं थी, उनसे धोखे से लिखवाया गया है, या फिर वो ज़मीन पुश्तैनी है, उसमें कोई वसीयत लिखने का कोई नियम ही नहीं है, इसलिए साबित कीजिए आप। कानून आपके साथ न्याय करेगा और कोर्ट उस धोखे की वसीयत को पढ़कर कचरे के डिब्बे में डाल देगा और आपको अपना पूरा हक मिलकर रहेगा। और देखिए दोस्तों, कोर्ट को ये अधिकार है, कोर्ट ये काम कर सकता है जैसे कि वो वसीयत को चेक करेगा, सारी चीज़ें देखेगा, आपके दलीलें सुनेगा, तो फिर वो नियम के आधार पर उस वसीयत को फाड़ देगा या फिर रद्द कर देगा, और जो भी प्रॉपर्टी वो अकेले ने हड़प रखी है उस प्रॉपर्टी को सभी लोगों के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कोर्ट ये आदेश देगा और वो कानूनन तरीके से किया भी जाएगा प्रशासन के तौर पर, प्रशासन भी उसको ध्यान देगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, कौन से सबूत बचाएं आपकी ज़मीन। अब समझिए दोस्तों, कौन से ऐसे सबूत हैं जो आपकी ज़मीन को बचाएंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सबूत के तो कोई काम ही नहीं होगा। आप कैसे साबित करेंगे, तो उसके लिए सबूत तो होना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या है सबूत। भाइयों, कोर्ट या सर्वे में अपनी ज़मीन बचाने के लिए यह कागजात हमेशा तैयार रखो। पहला, पुराना खतियान या केवाला जो साबित करे कि ज़मीन पुश्तैनी है। दूसरा, पिताजी का मेडिकल रिकॉर्ड अगर वो साबित करे कि ज़मीन पुश्तैनी है। देखिए दोस्तों, आपके पास सबूत होने चाहिए। सबसे पहला जो सबूत है कि पहला पुराना खतियान आपके दादाजी का या फिर पिताजी का, जो कि ये साबित खतियान के वाला जो कि साबित करे कि ये ज़मीन पुश्तैनी है। उसके बाद आप अपने पिताजी की कोई वसीयत के लिए अगर मान लीजिए मेडिकल रिकॉर्ड मिल पाए, उसका भी तैयार कर लीजिए कि वो साबित कर पाए आपकी उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं थी। उसके बाद क्या करना है आपको, पुराना खतियान और केवाला जो साबित करे, ये हो गया। दूसरा है पिताजी का मेडिकल रिकॉर्ड, अगर बीमारी जो मैंने आपको बताया, जो बीमारी है उनको वो चीज़ें का साबित हो सके, अगर आपको पता हो कि सच में क्या कोई बीमारी थी, क्योंकि क्या आप झूठ तो कोई कहेंगे नहीं, तो अगर उसका मेडिकल रिकॉर्ड मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। तीसरा, कोर्ट से प्रमाणित वंशावली जो आपका रिश्ता साबित करे। उसके बाद कोर्ट के जरिए से आप जो मैंने आपको बताया था वंशावली बनाने के लिए, वो वंशावली बनवा लीजिए जो साबित करे कि आप उन्हीं के वंशज हैं। चौथा, पुराना। दोस्तों देखिए, बिना सबूत का तो कोई काम होगा नहीं, क्योंकि सबूत होना बहुत जरूरी है, वही तो साबित करेगा आपके हक में फैसला क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको मेरी सलाह चाहिए, अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरे कहे अनुसार अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी अपने हक में ले पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा आपको, मुझे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर रहेगा, कोई कॉलिंग नंबर नहीं रहेगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैसेंजर में लाइक फॉलो करने के बाद आपको मैसेंजर वाला ऑप्शन खुल जाएगा, आप मुझे मैसेंजर में पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें पर्सनली जवाब दूंगा अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ। सारे केस में जितने मैं आपकी हेल्प करूंगा, सारे वो दस्तावेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है, जो आपके फैसला आपके हक में आएगा। यहाँ तक कि जो एप्लीकेशन रहेंगे सारी चीज़ें मैं दूंगा, स्टार्टिंग से लेके और एंड तक आपकी ज़मीन आपके हक में आने तक मैं आपके साथ रहूँगा, बशर्ते मेरी जो फीस है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि पुश्तैनी ज़मीन पर किसी एक का हक नहीं होता, सभी लोग का हक होता है। कोई भी आदमी, कोई भी भाई, कोई भी चाचा, कोई पिता वसीयत के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता दोस्तों पुश्तैनी ज़मीन की। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।